ओके, यस स्टार्ट करते मैम। हैं हम आज का लेक्चर अपना। हम्म, चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज हमारा बेसिकली फर्स्ट लेक्चर है रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेटेड टू द ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ब्लड। देन हम देखेंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री कैसे स्टार्ट हुई, ब्लड फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन किस टाइम पे हुई, क्यों की गई, किस तरह से ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। ठीक हो गया। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, लाइक जब हम लोग मूवीज वगैरह में कुछ देखते हैं तो कुछ एंशियंट टाइप की जो मूवीज होती हैं उसमें क्या होता है, किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। कुछ एंशियंट मूवीज में आपने देखा होगा कि वो मूवीज में ब्लड जो है वो ड्रिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ मूवीज में ऐसा होता है कि वो ब्लड जो है वो कुछ ड्रिंक कर रहे होते हैं लाइक, और कुछ मूवीज में ऐसा होता है कि वो ब्लड में बाथ ले रहे होते हैं। किसी ने ऐसा देखा? यस मैम। अब ये बेसिकली हम लोगों ने कहाँ देखा, ये हम जो मूवीज देख रहे होते हैं दे आर द हिस्ट्री मूवीज, जो हिस्टोरिकल मूवीज होती हैं लाइक चाइना, और खास तौर पे जो ग्रीक लोग हैं उनकी हिस्ट्री में ये चीजें हमें देखने में सामने आती है कि वो लोग ब्लड कंज्यूम करते थे या फिर ब्लड में बात लेते थे। चाइना में 1000 BC, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ये समझा जाता था कि जो इंसान की रूह है वो उसके ब्लड में है। इजिप्शियन जो थे वो अपनी बेटर हेल्थ के लिए, अपनी खूबसूरती वगैरह के लिए, इन सारी चीजों के लिए क्या करते थे, ब्लड में बाथ लिया करते थे। रोमन्स जो थे वो फॉलन ग्लैडिएटर्स, ग्लैडिएटर्स क्या थे, वो उनके फाइट करने वाले लाइक सोल्जर्स काइंड ऑफ पीपल जो कि वेल ट्रेन्ड होते थे। तो जब वो गिर जाते थे, अच्छा लड़ते लड़ाते जब वो गिर जाते तो उसके बाद वो क्या करते थे कि उनका ब्लड वो ड्रिंक कर लेते थे। दे यूज्ड टू ड्रिंक द ब्लड ऑफ फॉलन ग्लैडिएटर्स, ठीक है, ताकि उनको जो, क्योंकि ग्लैडिएटर्स जो थे वो सिंबल थे, वो साइन थे इस चीज का कि उनके अंदर क्या है, उनके अंदर अच्छी खासी एनर्जी है, वो वेल ट्रेन्ड है फॉर द वॉर। तो उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर वैलिडिटी है। तो और खास और इसके अलावा वो एपिलेप्सी को क्योर करने के लिए भी ये ब्लड जो है कंज्यूम किया करते थे। ग्लैडिएटर्स का ये ब्लड की हिस्ट्री है। और एंशियंट ग्रीक्स जो थे उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था, उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट था कि जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर बनता है, और इसके अलावा वो करते कराते क्या है सारी बॉडी तक जाता है, और जो लंग्स हैं उनके अंदर बेसिकली हवा होती है जो कि हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। ये ग्रीक में, एंशियंट ग्रीक में ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले जो है समझा जाता था। अब ये हो गया रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड के रिलेटेड हम लोगों ने बात की। अब ब्लड ये तो कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ उसमें बात ले रहे हैं, कुछ उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट बना के बैठे हुए हैं, और कोई कुछ कॉन्सेप्ट उसके बारे में बना के बैठे हुए हैं। लेकिन फर्स्ट जो हमारे पास है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड काम कब स्टार्ट हुआ? वेट अ व्हाइल बच्चों। तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन क्या था? फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन बेसिकली स्टार्टेड इन 1492, जिसमें क्या था कि पोप इनोसेंट जो सेवन था, उसने क्या किया उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिसीव की। ठीक है, उसमें क्या किया था, उसने क्या किया कि जो 3 बॉयज थे जो कि 10 साल के छोटे बच्चे थे, उन सबका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसने उनका ब्लड लिया। और जो ये पर्सन था पॉप इनोसेंट 7, सॉरी, ठीक है, उसको ब्लड वो ट्रांसफ्यूज किया। अब उसके नतीजे में हुआ क्या कि वो जो बच्चे थे बेचारे, 3 10 10 साल के, वो तीनों की डेथ हो गई। लेकिन ऑल्दो बड़ा अनसक्सेसफुल स्टार्ट था ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, लेकिन दैट वाज द स्टार्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एट दैट टाइम। अब उसके ये हो गया, ठीक है, ये उनके साथ उनकी थोड़ी बहुत डिपिक्शन दी गई है, इलस्ट्रेशन दी गई है कि कैसे उसने 3 बच्चों का ब्लड लिया, इस पर्सन ने। और इस पर्सन को जो पोप इनोसेंट 7 था, इनोसेंट कहाँ से हो गया भाई, 3 बच्चों का तुमने कत्ल कर दिया, फिर तुम्हारा नाम इनोसेंट में आ रहा है, गलत बात है ये। तो ये चीज थी, ठीक है। इसने 3 बच्चों का ब्लड लिया,
और इसको इस पर्सन को लगा दिया, लेकिन वो तीनों बच्चे जो थे उनकी डेथ हो गई, और ये हाईली अनसक्सेसफुल स्टार्ट ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद विलियम हार्वे था जो कि ब्रिटिश फिजिशियन था, उसने कहा कि जो हमारे पास ब्लड है, उसने उसका उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या किया, डिस्कवर किया कि किस तरह से ब्लड क्या है बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, उसने इस चीज को डिस्कवर किया। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कैसे एसोसिएट हो रहा है? ऑब्वियसली ऑब्वियसली यू गेट टू नो पीपल कि अगर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें समझ आ रही है, तो ये हमें समझ आएगी ना कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम लोग किस तरह से ब्लड लेंगे। एक मिनट बच्चा, यहाँ पे एक बच्चे को ना मीटिंग ज्वाइन करने में मसला आ रहा है, तो मैं पहले उसको देख लूँ। अच्छा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को लेके हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन आगे बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 17 सेंचुरी का स्टार्ट हो गया। हमने स्टार्ट कहाँ किया था, 14 सेंचुरी में, 14 समथिंग से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। अब हम पहुंच चुके हैं 17 सेंचुरी में, 16 में। 1665 में रिचर्ड लॉर्ड जो था उसने फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थी जो कि सक्सेसफुल थी। सबसे पहले हम लोगों ने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखी थी दैट वाज द अनसक्सेसफुल, जो कि 3 बच्चों का ब्लड लेके की गई, लेकिन वो तीनों बच्चे जो थे उनकी डेथ हो गई। अब इसमें क्या था, इसने फर्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो कि सक्सेसफुल थी। सक्सेसफुल फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इसने की एनिमल से एनिमल में। उसने क्या किया कि एक जो डॉग था उसकी कैरोटिड आर्टरी को लेके, और जो दूसरा जो डोनर वाला डॉग था उसकी जुगुलर वेन के साथ उसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसने इनका एक डॉग का ब्लड दूसरे डॉग को क्या किया, ट्रांसफ्यूज किया, और दोनों डॉग जो थे वो हेल्दी रहे और दोनों अलाइव रहे। इसके ये एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ्यूजन हुआ। इसके बाद डेनिस और एमेरिस आ गया, इन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की लैम्प को लेके, और इसको एक यंग वुमेन में ट्रांसफ्यूज किया। यानी कि अब एनिमल से ह्यूमन की तरफ ट्रांसफ्यूजन मूव कर रही थी। अब ट्रांसफ्यूजन मूव कर गई फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। लैम्प का ब्लड लेके उसकी कैरोटिड आर्टरी जो फीमेल की थी, यंग वुमेन की, उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया गया, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही थी। अब दैट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि डायरेक्टली एक जो डोनर है उसमें से डायरेक्टली जो हमारे पास रिसीव करने वाला है उसके अंदर, रिसिपिएंट के अंदर ब्लड को लगाया जा रहा है। डेनिस ने क्या किया, इसने 15 ईयर ओल्ड बॉय के ऊपर भी लेटर दोबारा फिर से क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। और उसके बाद इसने एक जो लेबरर था, मजदूर था, उसके ऊपर भी किया, और इसकी जो ट्रांसफ्यूजन थी काफी हद तक बेहतर सक्सेसफुल ही रही थी। अब इसने कुछ सिम्टम्स को देखा, वो ये था कि किसी में मैडनेस थी, और जिस पर्सन में मैडनेस थी उसमें क्या था कि फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन जो थी बिल्कुल ओके थी, और इवन जो उसके पागलपन के जो कुछ उसको मैडनेस के सिम्टम्स थे वो भी उसके काफी हद तक रिलीव हुए थे। लेकिन जब उसको सेकंड ट्रांसफ्यूजन की गई, लेकिन वो सेकंड ट्रांसफ्यूजन थी वो अनफॉर्चुनेटली हाईली इसके पास अनसक्सेसफुल रही, और वो फेटल आगे जाके प्रूव हुई। अब उसके फेटेलिटी की वजह से क्या हुआ कि फर्दर बैन लग गया कि अब से ट्रांसफ्यूजन नहीं होगी, ये लैम्प से की जा रही है इनटू द ह्यूमन। ठीक है, डायरेक्ट। अब ये क्या हुआ कि जब उसने एक मैड पर्सन को फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की तो वो तो बड़ी अच्छी रही, सक्सेसफुल रही, उसके सिम्टम्स भी काफी हद तक रिलीव हुए, और वो हाईली सक्सेसफुल टाइप का एक केस था। लेकिन सेकंड टाइम पे जो उसकी ट्रांसफ्यूजन थी दैट वाज नॉट द सक्सेसफुल वन। ठीक है, दैट वाज नॉट द सक्सेसफुल वन। उसमें उस पर्सन को क्या हुआ कि उस पर्सन की डेथ हो गई। ठीक है, उस पर्सन की डेथ होगी, और उस डेथ के नतीजे में, उस फर्टालिटी के रेट के नतीजे में क्या हुआ, और इस अननेसेसरी इंसिडेंट की वजह से क्या हुआ कि ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है उसके ऊपर फर्दर किसी भी किस्म की ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना हो, उसके ऊपर बैन लग गया। 1678 में बैन हो गया। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी 1668 में, और 1669 में इन लोगों ने, ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी ने भी इनके ऊपर, और उसके बाद वेटिकन ने भी 1669 में इसके ऊपर बैन इम्पोज कर दिया। और ये प्रोहिबिशन होती रही, करते कराते काफी अरसा तक, ऑलमोस्ट 150 लॉन्ग ईयर तक क्या था कि एक पॉज आ गया, एक ब्रेक आ गई ट्रांसफ्यूजन में। 150 साल का अरसा एक कितना लंबा अरसा था जिसमें ट्रांसफ्यूजन का कोई केस सामने नहीं आया, जिसमें ट्रांसफ्यूजन पे बिल्कुल टोटली बैन था।
ठीक है, जिसमें क्या था, ट्रांसफ्यूजन पे टोटली बैन था। अब देन आफ्टर दैट सेंचुरी, आफ्टर 150 years, क्या हुआ, ट्रांसफ्यूजन अगेन से स्टार्ट हुई। और जो स्टार्ट हुई वो बेसिकली क्या थी, एनिमल से ह्यूमन की तरफ स्टार्ट हुई थी अगेन से। और वो बेसिकली की जा रही थी, मेंटल एबिरेशन है किसी किस्म को, कोई अनोमली है, मेंटल अनोमली है, या फिर एजेंट एजेड जो पर्सन वगैरह है उनको ठीक करने के लिए, ठीक है, वो की जा रही थी ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस, ठीक है। यानी कि एज सच कोई खास किस्म की ब्लड ट्रांसफ्यूजन उस टाइम पे नहीं हुई आफ्टर इवन 150 years। ठीक है, अगर ट्रांसफ्यूजन हो रही थी तो वो एनिमल से ह्यूमन की तरफ हो रही थी, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन पे टोटली बैन इम्पोज हो चुका था, बिकॉज उसके नतीजे में जो हमारे पास सक्सेसफुल रेट था वो काफी अनहेल्दी रहा, ठीक है, जिसकी वजह से वो टोटली बैन पे था। अब जेम्स ब्लेंडल आ गया 1818 में, ठीक है, 17th century की बात हो रही है। अब 1818 में जेम्स ब्लेंडल आ गया, उसने ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन अगेन से स्टार्ट की, और उसने क्या किया, उसने गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का पेशेंट था, उसको जो जीआईटी है उसका कार्सिनोमा था, उस पर्सन को उसने उसमें ट्रांसफ्यूजन की, उसने ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो की वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन थी, और दैट वाज वन ऑफ द हाईली सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन थी, ठीक है। और इसके अलावा इसने जो इसके अलावा इसने और भी सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन की, और जो कि हेमोरेजिक का पेशेंट था ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उसमें काफी ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, और उसमें इसने ट्रांसफ्यूजन की जो कि काफी हाईली सक्सेसफुल रही। बच्चों, आप में से कोई और बंदा है जिसको कोई मसला आया हो मीटिंग ज्वाइन करने में? नो मैम। कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही बच्चा है, ये बच्चा है कौन सा, समीना के साथ किसी का कांटेक्ट है तो बच्चे उसको बोलें कि हम लोगों को ओके है, और वो अपना देख ले जो भी उसको मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ह्यूमन ह्यूमन सक्सेसफुल, जो फर्स्ट नहीं कह सकते, ये हमारे पास सक्सेसफुल की तरफ आफ्टर 150 years के बाद जो है सक्सेसफुल रेट जो था वो बढ़ना शुरू हुआ था। अब 19th century में आगे हम लोग 1800 में कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। ये स्टोरीज आपको थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्ट्री है, ऐसा इसमें से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री क्या थी। अब 19th century में क्या हुआ, 19th century में हुआ ये कि कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस आना शुरू हो गए। जब ह्यूमन टू ह्यूमन जब खास तौर पे ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुई तो रिएक्शंस आना स्टार्ट हुए। पेंडम वगैरह जो थे उन्होंने कहा कि जो हमारे पास सेम स्पीशी के ट्रांसफ्यूजन है वो ज्यादा एफिकेशियस है देन इंटर स्पीशी ट्रांसफ्यूजन। अब एक होता है इंट्रा स्पीशीज और दूसरा होता है इंटर स्पीशीज। इंट्रा स्पीशी क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन वो कह रहे थे कि ज्यादा अच्छी है, उनसे जो अफादियत है वो ज्यादा हासिल हो रही है एज कम्पेयर टू के कोई डंकी, कोई लैम्ब या फिर किसी डॉग वगैरह का ब्लड लेके ह्यूमन को ट्रांसप्लांट किया जाए, ह्यूमन को ट्रांसफ्यूज किया जाए, तो उसमें इतनी ज्यादा अफादियत सामने नहीं आती है। लेकिन जो दो इनकी अफादियत कम थी, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन, लेकिन फिर भी एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफ्यूजन हो रही थी टिल 1890 तक ही होती रही। अब उसके बाद क्या था कि टू सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन हुई, ठीक है, सिविल वार में सामने आई, सिविल वार में सामने आई। और उसमें क्या था कि जो केसेस थे, आपको पता है वॉर हो रही थी तो किसी के बाजू कट गए, किसी की टांग कट गई, तो लेग एम्पुटेशन का केस था जिसके अंदर क्या किया गया कि ट्रांसफ्यूजन की गई। ड्यूरिंग वॉर की बात हो रही है, अब सिंपल डेज की बात नहीं हो रही, वॉर्स की बात हो रही है, सिविल वॉर की बात हो रही है। तो उस टाइम पे दो जो सक्सेसफुल ट्रांसफ्यूजन थी ना वो काफी सामने आई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन हो रही है विदाउट कोलेक्शन ऑफ द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन टू द अदर पर्सन। अब उसके बाद आ गया कॉर्ल लेंस्टेनर, ठीक है, उसने क्या किया, इसको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ, 1900 से 1901 तक, ठीक है। लेंस्टेनर आया, उसने कहा कि सीरम जो है कुछ लोगों का, कुछ दूसरे लोगों का जो ब्लड है, आरबीसी या उनके सेल जो है उनको वो क्या कर देता है, उनको एग्लूटिनेट कर देता है।
ठीक है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स को वो नहीं करता। अब ये चीज सामने आ रही थी कि अभी हमने उससे पहले देखा कि हमारे सामने क्या हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन आना शुरू हो गए थे जब इंट्रासिपिशी ट्रांसफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, ये बात हम लोग ऊपर कर चुके हैं। अब ये जो 1900 में हमारे पास लेंस ट्रेनर आया, उसने बोला कि कुछ लोगों का जो सीरम है वो कुछ लोगों के ब्लड को, इस जो सेल रेड ब्लड सेल है उनको क्या कर रहा है, ग्लूटिनेट कर रहा है, कुछ को वो नहीं कर रहा। अब यहाँ से बेसिस स्टार्ट हुई कि हमारे पास कुछ ना कुछ सिस्टम मौजूद है कि कुछ लोगों का ब्लड मैच कर रहा होता है, कुछ लोगों का ब्लड मैच नहीं कर रहा होता। तो उसने इनको नेम दे दिया कि ए टाइप है, बी टाइप है, सी टाइप है। तो उसके उस टाइम के दिए हुए ए, बी और सी टाइप को आज हम लोग ए, बी एंड ओ टाइप कहते हैं। ये ग्लूटिनेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह हम लोग जब हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कुछ और लोग आए 1902 में। ठीक है, और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि देयर इज अनदर फोर्थ ब्लड ग्रुप टाइप। ठीक है, जो कि हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है। जो फर्स्ट वाला पर्सन था लेंस ट्रेनर था उसने बोला था ए बी एंड सी। ठीक है, और इन्होंने बोला कि ए और बी दोनों को मिला के कोर ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसे हम ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। लेंस ट्रेनर और वेनर आ गया 1940 में। उन्होंने आर एस ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसको आगे स्टार्ट करवा दिया। अब जब आरिस ब्लड ग्रुप सिस्टम स्टार्ट हुआ तो आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ होगा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किस पर्सन को हो सकता है। आरिस ब्लड ग्रुप सिस्टम किस में इंपॉर्टेंट आ रहा होता है सबसे ज्यादा। हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बोर्न के बारे में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यस मैम। ठीक है, तो आर एस ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे ज्यादा अफादियत उस केसेस में रखता है। ठीक है, जिसमें ये था कि मदर और जो बेबी है, ठीक है, उन दोनों के अगर ब्लड ग्रुप सिस्टम पॉजिटिव है, एक का अगर मदर जो है वो नेगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है, तो फिर उन केसेस में क्या था कि जब हमारे पास आर एस ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुआ तो इन केसेस में काफी ज्यादा ड्रामेटिकली जो हमारे पास डिसेंडिंग ग्रेड था वो सामने आया। अभी आप देखें तो ऑलमोस्ट कोई 250 डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजन्स है हमारे पास, और 23 मेजर और डिस्क्रीट ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, जिनमें से सबसे ज्यादा डिस्क्रीट ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। और दूसरा कौन से वाला है, दूसरा कौन से वाला है, आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम, शाबाश। ठीक है, दूसरा आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास कैल, डफी और भी काफी सारे आ रहे होते हैं, लेकिन सबसे 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 मेजर हमारे पास आर एच और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम आ रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास अमेरिकन सर्जन था ह्यूबन, ठीक है, और शुट्स जो थे, इन लोगों ने सबसे फर्स्ट टाइम पे ये जो ट्रांसफियर एक्चुअल ट्रांसफियर है उसको फर्दर आगे प्रैक्टिकल में लेके आए। और इन लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, हमारे पास आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो इसका मतलब ये है कि डोनर जो है और एज वेल एज जो रिसिपिएंट है दोनों के ब्लड को मैच करके, दोनों के ब्लड को क्रॉस मैच करके, ग्रुपिंग करके देन पर्सन में इन्फ्यूज करना चाहिए, ताकि हमारे पास किस किस्म की रिएक्शन ना हो, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस ना हो। ठीक है, सबसे पहले 1907 में ये जो हमारे पास डॉक्टर्स थे इन लोगों ने बोला। तो ये हमारे पास इनका मेथड ऑफ ट्रांसफ्यूजन था जो कि डायरेक्ट में इस तरह हो रहा था। इन्होंने सबसे पहले जो ट्रांसफ्यूजन, अब हमने जो पहले स्टार्ट किया था देख रहे थे, वो क्या था, डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन थी। डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन बोले तो डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा। एक इंडिविजुअल के एक इंडिविजुअल से लेके दूसरे की बॉडी में डायरेक्टली इंसर्ट किया जा रहा था दो। विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टोरेज, या फिर उसको विदाउट हम किसी चीज के अंदर उसको पहले कलेक्शन के बगैर सीधा डायरेक्ट दूसरे पर्सन में उसको इन्फ्यूज किया जा रहा था, दैट वाज द डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन। अब क्या था, आहिस्ता 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 आपको देख रहे हो ना कि ग्रेजुअली सामने क्या आ रहा है, हमारे सामने आ रहा है कि आहिस्ता 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 तरक्की हो रही है, एडवांसमेंट की तरफ आ रहे हैं। तो अब कलेक्शन वाला सिस्टम भी स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, अब आ गया 1914 में अल्बर्ट हस्टिंग आ गया। ठीक है, इसने फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन की। अब सिचुएटेड ब्लड लिया इसने। अब इसने क्या किया, अब हम लोग स्टोरेज की तरफ आ रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन से लेके कहाँ पे मूव कर गए, हम लोग स्टोरेज की तरफ आ रहे हैं। अब इसने क्या किया, इसने ब्लड को स्टोर किया इन द सोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। सोडियम सिट्रेट काम क्या कर रहा होता है, सोडियम सिट्रेट इज एन
एंटीकोगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोगुलेंट शाबाश शाबाश बच्चों, एंटीकोएगुलेंट है, ठीक है। और ग्लूकोज का काम क्या होता है? फ्रेश करना, फ्रेश करना एज वेल एज फ्रेश रखना। खाना पीना प्रोवाइड करना। बच्चों सबसे बेसिक जो हमारे पास खाना पीना है वो हमारा क्या है? ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज लेवल। ठीक है। तो आरबीसी को अगर प्रिजर्व करना चाह रहे हो, आप उनको जिंदा रखना चाह रहे हो, उनको जिंदगी बख्शना चाह रहे हो, तो उनको खाना पीना तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसने ये चीज प्रोवाइड की सबसे फर्स्ट पे, ये पर्सन था। अब फर्स्ट ब्लड डिपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। सिट्रेट डिक्सट्रोज आ गया सॉल्यूशन, ठीक है। और स्टोरेज इसकी वजह से मुमकिन हो रही थी। पहले सिर्फ क्या था, डायरेक्ट ब्लड आगे दिया जा रहा था। सिट्रेट डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज भी क्या है हमारे पास, इज अ काइंड ऑफ शुगर, जो कि क्या कर रही होती है हमारे पास ब्लड आरबीसी को खाना प्रोवाइड कर रही होती है। और सिट्रेट क्या करेगा, एंटीकोएगुलेंट के तौर पे काम करेगा। तो इसमें क्या था कि आप ब्लड डिपोर्ट की तरफ मूव कर रहे हो। और सबसे ज्यादा इसकी फायदे किस टाइम पे साबित हुई? वर्ल्ड वॉर 1 में। वाई इन वर्ल्ड वॉर 1? अब्दुल्ला, पहली जंगी अजीम में इसका फायदे इतनी ज्यादा क्यों सामने आई ब्लड डिपोर्ट की? बच्चे सिंपल सी बात है कि अगर एक सोल्जर का ब्लड लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन कितनी देंगे? अगर वो अपने पास उसको पहले ही निकाल के रख लेंगे तो उसको देना आसानी होगी ना, उसको देने में आसानी होगी, ठीक है। और एज वेल एज क्राइसिस इतने ज्यादा थी कि डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन काफी ज्यादा टफ थी। उसके बाद ओसवाल्ड होप आ गया, रॉबर्टसन मेडिकल रिसर्चर था, यूएस आर्मी का ऑफिसर भी था। उसने क्या किया, इसने भी डिपोर्ट था वो इस्टेब्लिश किया। और इसने जो कि फर्स्ट ब्लड बैंक के तौर पे दुनिया के सामने आया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हमारे पास ब्लड बैंक दुनिया के सामने कब आया? ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इसके बाद जब इसका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक्सपीरियंस था, इसने ये ब्लड डिपोर्ट बनाया, फर्स्ट ब्लड बैंक बनाया, तो उसके बाद ऐसा ऐसा इसकी जो ये सारा फिनोमिना था उसको दुनिया ने अडॉप्ट किया कि या दैट इज अ गुड थिंग एंड वी हैव टू अडॉप्ट इट, ठीक है। तो अडॉप्शन की तरफ मूव किया। ये आपको नजर आ रहा है, एक बड़ा सा बोतल टाइप है, ठीक है। और ये पर्सन बैठा हुआ है और वो मतलब अपनी सुपरविजन में इस पर्सन को क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहा है। तो ये फर्स्ट ब्लड बैंक था जो कि उस टाइम पे दुनिया के सामने आया। ये आपको किट नजर आ रही है कि किस तरीके से ब्लड का सारा उस टाइम पे किट यूज की जा रही थी ब्लड को लेने में और ब्लड को दूसरे पर्सन में इन्फ्यूज करने में। उसके बाद आगे राउस और टंडल, उन्होंने सोल्यूशन सॉल्ट का सोल्यूशन डेवलप किया, जिससे उन्होंने आइसोसिट्रेट और डेक्सट्रोज ऐड किए। आइसोसिट्रेट क्या कर रहा था, एंटीकोएगुलेट कर रहा था, और डेक्सट्रोज जो था वो प्रिजर्व कर रहा था, खाना पीना प्रोवाइड कर रहा था, इसकी वजह से प्रिजर्वेशन हो रही थी आरबीसी की। थोड़ी बहुत माइनर वेरिएशन आती जा रही थी। और वर्ल्ड वॉर 2 में इनका जो तरीका था काफी ज्यादा काबिल कबूल हुआ और सामने आया। उसके बाद फर्दर कुछ और लोग आए, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एसीडी, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। एसीडी इन लोगों ने एज अ प्रिजर्वेटिव और एज अ एंटीकोएगुलेंट जो है मुतारिफ करवाया इन 1943 में। एसीडी आ गया। और 1945 में 1:4 की रेशो में यूज हो रहा था बाय आर्मी, ठीक है, इन वर्ल्ड वॉर 2 शायद, ठीक है। अब फर्दर आगे क्या हुआ वो हम लोग पढ़ लेते हैं। आवाज आ रही है बच्चों? Yes, ma'am. ओके। डॉक्टर चार्ल्स आ गए, डॉक्टर चार्ल्स ड्यू आ गए। डॉक्टर चार्ल्स ड्यू ने अब क्या किया, ये अफ्रीकन अमेरिकन डॉक्टर भी थे और साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने ब्लड की स्टोरेज भी और ब्लड बैंक्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, सो दैट वी कैन सेव और ही कुड सेव थाउजेंड्स ऑफ लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 जो थी उस टाइम पे ये चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जाने बचा सके, तो इन्होंने ब्लड बैंक के ऊपर काफी ज्यादा काम स्टार्ट किया और ब्लड की स्टोरेज के ऊपर काफी काम स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस बनाए जिसके जरिए से हम लोग प्लाज्मा को कर सकें, ठीक है, यूज कर सकें, और बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको कर सकें। अब यहाँ पे कहा बात किसकी तरफ मूव कर रही है, ब्लड के कंपोनेंट्स की तरफ आना शुरू हो गई है। समझ आ रही है आपको कि आहिस्ता 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 किस तरह से एडवांसमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं? एनी क्वेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल? अब उसके बाद जो था एडविन कौन आ गया। एडविन कौन ने क्या किया, एथेनॉल कोल्ड एथेनॉल फ्रैक्शनेशन की, यानी कि ब्लड के कंपोनेंट्स को, उसके प्रोडक्ट्स को अलग अलग करना स्टार्ट किया।
अब आपको पता है कि वॉर हो रही थी, इतना ज्यादा ब्लड नहीं था, तो आपको पता है कि ब्लड को, उसको कंपोनेंट्स को अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और जब आप उसका जो कंपोनेंट्स है उनको अलग से करते हो, तो यानी कि आप एक के बजाय 3 जिंदगी अलग से बचा सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास, हम फर्दर कंपोनेंट्स की तरफ मूव करना शुरू किए उस टाइम पे। आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. अच्छा जनाब, Yes, ma'am. एडविन कौन के बारे में, अब इसने क्या किया, सेल सेपरेटर की तरफ आ गया। अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन काफी सक्सेसफुल रही है, और हम लोग मूव कर गए हैं टुवर्ड्स द सेल सेपरेशन की तरफ, ठीक है। ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने।